बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी नेम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। अम्मी, मेरे ख्याल में 4 मंजिला बिल्कुल ठीक रहेगा। असदुद्दीन की आवाज़ मेन गेट से अंदर आते समी के कानों में पड़ी तो उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। नहीं खाला अम्मी, हमारी बात मान लीजिए, 2 मंजिला ही बेहतर है। नीचे ऊपर दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे, कोई मज़ायका नहीं है। ये महापारा की आवाज़ थी। अब तो मुगालते की गुंजाइश ही न बची। या अल्लाह, ये कहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। समी सोचता, गौर फिक्र करता 2-4 कदम मज़ीद आगे बढ़ा। जब मैंने कह दिया 6 मंजिल तो बस 6 मंजिल। हाँ, अब इस बात पर कोई बहस न करे मुझसे। नैन तारा की इस बात पर जहाँ उसके कदम जंजीर हुए वहीं मुंह भी पूरा खुल गया। 6 मंजिल, ज़ेरे लब दोहराया। अल्लाह अल्लाह, प्लाजा बनने लगा है क्या? कबल इसके कि वो मज़ीद कुछ देर गौर फिक्र के समंदर में गौताज़न रहता, रज़िया सुल्ताना की नज़र उस पर पड़ गई। लो, मेरा बच्चा भी आ गया। आजा समी, मेरे बच्चे इधर आ। इन लोगों ने तो मत ही मार दी है मेरी। आजा मेरा बच्चा, ज़रा मशवरा तो दे मुझे। बड़ी अम्मी, क्या मेरे घर से जाते ही कोई लॉटरी वगैरह खुली है आप लोगों की? उसने सवालिया नज़रों से दादी को देखते हुए कहा। असदुद्दीन, मापारा और नैन तारा तीनों ने हैरान होकर उसकी गैर मुतल्लका सी बात सुनी। तुझसे किसने कहा? रज़िया सुल्ताना ने सवाल के जवाब में उल्टा उससे सवाल कर दिया। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो अभी मज़ीद कुछ कहना चाहता था मगर हाजरीन के ताबड़तोड़ हमलों ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा, किससे सुना? कितना इनाम निकला? कौन सी वाली लॉटरी खुली है? मापारा, असदुद्दीन और नैन तारा ने एक साथ सवालात की बौछार कर दी। बेचारा समी तो बौखला ही गया। भाई मुझे क्या पता, मैं तो खुद आप लोगों से पूछ रहा हूँ। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे मैंने अपने कानों से सुना है। नैन तारा बोली तो बाकी सब ने तायद में सर हिलाया। बिल्कुल, यही तो कहा था उसने। मापारा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ओहो भाई, आप लोग मुझे भी तो बोलने का मौका देना। समी झुंझलाया। हाँ तो बोल ना, अब के रज़िया सुल्ताना बोली। बड़ी अम्मी, मैं ये कह रहा था कि मैंने अंदर दाखिल होते हुए अपने कानों से सुना था। आप लोग कोई प्लाज़ा वगैरह बनवाने की बात कर रहे थे, तो प्लाज़ा बग़ैर पैसों के तो बनता नहीं है। तो मुझे यही लगा कि शायद आप लोगों की कोई लॉटरी वगैरह खुली है, तभी तो आप ये कंस्ट्रक्शन वगैरह की बातें कर रहे हैं। समी ने इत्मीनान से अपनी बात की वजाहत की मगर दूसरी जानिब से इंतहाई हैरान कुन रद्द-ए-अमल सामने आया। असदुद्दीन, मापारा, नैन तारा और रज़िया सुल्ताना उसे ऐसे देख रहे थे जैसे। भाभी, नैन तारा ने मापारा को मुखातिब किया, ये समी के कान ख़राब हो गए हैं या दिमाग? मेरा ख्याल है दोनों, जवाब असदुद्दीन की तरफ से आया। फुफ्फो, वो नैन तारा को देखकर एहतजाजन चिल्लाया, क्यों कर रही हैं आप ऐसी बातें? तो और कैसी बातें करें? हमने तो कोई प्लाज़ा व्लाज़ा बनाने की कोई बात नहीं, कतन नहीं की। अब अगर तुमने ऐसी कोई बात अपने कानों से सुनी है तो शक तो जाएगा ना तुम्हारे कानों पर या फिर तुम्हारे दिमाग पर। नैन तारा ने कहते हुए कंधे उचकाए। ऐसा करो बेटा, ज़रा अपनी याददाश्त को दोबारा खंगालो, शायद कोई सिरा मिल जाए। असदुद्दीन ने मुफ्त मशवरे से नवाजा और बाप के मशवरे के ऐन मुताबिक उसने अपनी याददाश्त को खंगालना शुरू किया। वो उसने सर झुकाया, फिर उठाया। हाज़रीन महफिल को मुंतज़िर नज़रों से अपनी जानिब तकता पाकर एतमाद थोड़ा मतज़लज़ल होता महसूस हुआ। 2 उंगलियों से सर खुजाया। अच्छा चलें, ठीक है, मान लिया आप लोगों ने प्लाज़ा वगैरह बनवाने की बात नहीं की, मगर आप लोग 2, 4 और 6 मंजिल की बात तो कर रहे थे ना, तो जाहिर सी बात है इतनी मंजिलें घर की तो नहीं होंगी ना। सो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि हम केक की बात कर रहे थे। मापारा ने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही बोल दिया। आप लोग केक की बात कर रहे थे? उसने हैरान हो कि माँ की बात सुनी। 2 मंजिला, 4 मंजिला, 6 मंजिला, यानी कि ये गुफ्तगू केक के बारे में थी। यानी कि वाकई इस एक जुमले में जितनी हैरत समोई जा सकती थी उसने समो दी। समी को इन सब की दिमागी हालत कुछ मशकूक सी लगी। बाबा सच सच बताएं, मेरे जाने के बाद कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई आप लोगों के साथ? उसने डायरेक्ट असदुद्दीन की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। क्यों, हम लोग घूमते हुए नज़र आ रहे हैं या झूमते हुए? नैन तारा बुरा मानकर बोली। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, बड़ी अम्मी ने चमकार कर उसे अपने पास बुलाया। समी, इधर आ बच्चे, मैं बताती हूँ तुझे सारी बात।
وہ بھی انتہائی فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دادی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ گیا۔ دیکھ کتنا عرصہ ہو گیا نا اس گھر میں کوئی رونق میلہ دیکھے، تو ہم نے ایک نظر بیٹے بہو اور بیٹی پر ڈالی۔ سوچا کہ کسی بہانے سے خاندان والوں کو اکٹھا کیا جائے، سو نین تارا کی سالگرہ منانے کا فیصلہ کیا ہے ہم نے۔ سالگرہ؟ اور وہ بھی پھپھو کی؟ وہ تو چیخ ہی اٹھا، ان کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا آپ کو سالگرہ منانے کے لیے؟ لو بھلا، اب اس عمر میں اپنی سالگرہ مناتی تو کیسا برا لگتا، خاندان والے کیسی کیسی باتیں بناتے، تو میں نے سوچا بچی کی سالگرہ منا لیتے ہیں۔ رضیہ سلطانہ دھیمے دھیمے پوتے کو سمجھا رہی تھی۔ بڑی امی، آپ کی یہ بچی 37 برس کی ہو چکی ہے، غالباً یہ بات آپ بھول رہی ہیں، مگر خاندان والوں کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگی۔ 37 نہیں، 36 سال 11 ماہ 20 دن، نین تارا نے تصحیح ضروری سمجھی۔ ایک ہی بات ہے پھپھو، سمی نے منہ بنایا۔ ویسے تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ ماں پارا کو بیٹے کا ناک بھون چڑھانا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ مطلب کہ آپ لوگوں کو اس سب میں اعتراض والی کوئی بات ہی نظر نہیں آ رہی؟ سمی پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ اب تمہیں تو ہر بات پر ہی اعتراض ہوتا ہے، تمہارے اعتراضات کوئی کہاں تک دور کرے۔ یہ اسد الدین تھے، اس کے اکلوتے والد، جن کا وہ اکلوتا سپوت تھا۔ آرام سے مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ رضیہ سلطانہ معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہ رہی تھی۔ بات کیا کرنی ہے مل بیٹھ کر، سب کچھ تو آپ لوگوں نے بالا ہی بالا طے کر لیا ہے، مجھے تو بس اطلاع فراہم کر دی جاتی ہے جیسے ابھی کی جا رہی ہے۔ ہم نے کون سی اطلاع تمہیں فراہم کی ہے؟ وہ تو ہم دروازے کی کنڈی لگانا بھول گئے، ماں بارہ بولنے لگی۔ اور تم نے اتفاقاً سب سن لیا، ورنہ؟ جی ورنہ، سمی نے درمیان سے جملہ اچکا۔ کسی دن میں اچانک شاپ سے واپس آتا تو گھر میں لوگوں کا جم غفیر دیکھ کر حواس باختہ ہونا شروع ہی کرتا کہ سامنے پھپھو تالیاں بجا کر موم بتی بجھاتی سوئی سے غبارے پھاڑتی نظر آتی، اور ابھی میں اس منظر میں گم ہوتا کہ ایک سیڑھی منگوائی جاتی اور اس پر پھپھو چڑھ کر اپنے 6 منزلہ کیک کی عمارت زمین بوس کرتی۔ سمی نے تصور کی آنکھ سے جو منظر کشی شروع کی تھی وہ ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ نین تارا جوش سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں، اور پھر لوگ تالیاں بجاتے، گفٹ میرے حوالے کرتے، کپڑے میک اپ کا سامان۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے روشن دان کو تکتے اس منظر میں کھو چکی تھی کہ رضیہ سلطانہ کی آواز انہیں واپس لے کر آئی۔ بھئی یہ جو سیڑھی والی بات ہے نا، یہ مجھے کچھ پسند نہیں آئی۔ ہاں تو اور کیا بھلا، سیڑھی کی کیا تک بنتی ہے اس سب میں؟ ماں پارا نے ساس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک تو یہ میری والدہ بھی نا اچھی بہو بننے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ سمی بیچارہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ سیڑھی بغیر کیسے کاٹیں گی 6 منزلہ کیک؟ سمی نے سر اٹھا کر پوچھا۔ بھائی کوئی پیڑھی ویڑھی دیکھ لیں گے، نین تارا بولی۔ کرسی بھی ٹھیک رہے گی، ماں پارا نے خیال پیش کیا۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا 4 منزلہ بالکل ٹھیک رہے گا، اسد الدین نے منظر میں انٹری ماری۔ ہاں، اسی وجہ سے تو میں بھی کہہ رہی تھی 2 منزلہ بالکل ٹھیک رہے گا، ماں پارا نے رائے فوراً سے پیشتر تبدیل کی۔ اف، اچھی بیوی، موقع مس نہ ہو جائے کوئی۔ ایک میرے علاوہ اس گھر کا ہر بندہ بالکل ٹھیک بات کرتا ہے۔ سمی کے انداز خطرناک ہوئے، اور یہ انداز بگڑتے بگڑتے کیا بن جائیں گے اس سے سبھی خائف تھے، دادی بھی، پھپھو بھی، ماں باپ بھی۔ ایک تو اکلوتا، اوپر سے بیٹا، پھر حد درجہ لاڈلا، اور اس پر سب سے بڑی مصیبت بلا کا معاملہ فہم، ذہین اور سمجھدار۔ سو اس کے موڈ سے سب ڈرتے تھے، مطلب موڈ کے بگڑنے سے۔ اور موڈ، وہ تو اللہ اللہ بگڑا ہی رہتا تھا۔ چلیں اس منظر کو کچھ دیر کے لیے یہیں چھوڑتے ہیں اور چلتے ہیں رضیہ سلطانہ کی دیورانی کی طرف۔ کسی زمانے میں جب کہ انگریز نیا برصغیر سے گیا تھا لیکن اپنا روب داب یہیں چھوڑ گیا تھا۔ پرانے بازار کے نام سے مشہور ایک جگہ تھی جہاں دبیر سنگھ کی بیٹھک لگا کرتی تھی۔ یہ اونچی سی حویلی، بڑے بڑے چوباروں والی، یہاں سے وہاں تک اور وہاں سے یہاں تک، سارا شہر ہی اس کو دبیر سنگھ کی حویلی کے نام سے جانتا تھا۔ لاری والے کو شہر کے پرلے کنارے سے بتا دو دبیر سنگھ کی حویلی جانا ہے، بغیر کسی اشارے یا مدد کے سیدھا حویلی کے سامنے لاری رکتی۔ جب بلوا ہوا تو کچھ نہ کچھ آگ تو یہاں بھی بھڑکی۔ سو دبیر سنگھ تو اپنے بچے، خاندان، مال اسباب سمیٹ کر ہندوستان عازم سفر ہوئے، اور خوش بختی کہیے یا اتفاق، یہ بڑی سی پرشکوہ حویلی آئی
नूरा मोची के नसीब में। हिंदुस्तान में जूतियां गांठने वाले नूरा मोची को जब ऐसी शानो शौकत वाली हवेली नसीब हुई तो बस चंद माह बाद ही वो बन गए नूरुल-दीन सिकंदर। हिंदुस्तान तार भिजवा कर माँ बाप और छोटे भाई को भी बुलवा लिया। अब क्या था कि जूतियां गांठना तो यूं भी कुछ मायूब सा महसूस होने लगा कि नूरुद्दीन सिकंदर अब जूतियां सिलाई करेंगे। तौबा तौबा, किसी और काम का तजर्बा न था। सो भाग दौड़ करके हवेली के कागज़ बनवा लिए। इस भाग दौड़ में छोटे भाई ने खूब जान फिशानी से हिस्सा लिया। तो जब कागज़ बन कर आए तो मालूम हुआ कि ये हवेली दोनों भाइयों के नाम है, यानी आधा हिस्सा कानूनी तौर पर नूरुद्दीन सिकंदर का था और बाकी का हिस्सा मोइनुद्दीन हैदर का। नूरुद्दीन तलमलाए तो बहुत, पर कर कुछ न पाए। सो जब और कुछ न कर पाए तो अपने से कई बरस छोटी रज़िया सुल्ताना से निकाह कर लिया। रज़िया सुल्ताना अपनी ज़ात में बेज़रर सी खातून थीं। देवर के रिश्ते की बात हुई तो अपनी खाला ज़ात बहन का रिश्ता पेश कर दिया। शादी हो गई। मसबा मोइनुद्दीन की दुल्हन बनकर आ गईं। यहाँ से हुआ एक नए दौर का आगाज़। मसबा ज़रूरत से ज़्यादा होशियार साबित हुई। आते ही हवेली के दरमियान दीवार उठवा दी, पिछले हिस्से को अलग करके किराए पर लगा दिया। कोई 10 मरला रहने के लिए छोड़ बाकी दुकानों की सूरत किराए पर चढ़ा दिया। हुन बरसने लगा मोइनुद्दीन के घर पर। गो रज़िया मसबा के जैसी समझदार तो ना थी, फिर भी देखा देखी एक मंजिल उन्होंने घर के पिछवाड़े मार्केट बनवाकर एक दुकान खुद रखी, कपड़े का काम शुरू किया, बाकी किराए पर लगा दी। माली आसूदगी ने बेफिक्री में इजाफा किया। रज़िया सुल्ताना और नूरुद्दीन के 2 बच्चे हुए, असदुद्दीन और नैन तारा। मसबा और मोइनुद्दीन औलाद की नेमत से महरूम रहे। एक बच्ची गोद लेकर पाल ली, शाहिदा मोइनुद्दीन। नूरुद्दीन ने दुकान पर एक काबिल एतबार मुलाजिम रखा, अमीन बिलाल। अच्छा सुलझा हुआ इंसान था, कई बरस उनके साथ गुजारे। नूरुद्दीन ने रज़िया सुल्ताना के कान में बात डाल दी कि नैन तारा के लिए अमीन बिलाल मुनासिब रहेगा। पैगाम किसी ज़रिए से अमीन बिलाल को भी पहुंचा दिया गया। उसको कोई एतराज़ न था। यहाँ पर कहानी ने अचानक ही मुख्तलिफ टर्न लिया। नूरुद्दीन दुकान पर बैठे बैठे गिरे और फिर कभी न उठ सके। अचानक मौत। रज़िया सुल्ताना गमज़दा, हैरान परेशान। असदुद्दीन ने मामलात संभाल लिए और संभाले भी खासी समझदारी से। गो चालाकी और तेज़ तरारी उसकी फितरत ना थी, फिर भी निज़ाम बेहतर से बेहतरीन की तरफ चला। तभी एक दिन मोइनुद्दीन और मिसबा चले आए असदुद्दीन को अपनी फर्जंदी में लेने। रज़िया सीधी सादी ज़रूर थी, बेवकूफ़ नहीं थी। एतराज़ तो उनको देवर देवरानी की चालाक और मक्कार फितरत पर था, पर इनकार की वजह उन्होंने शाहिदा के ले पालिक होने को बताया। उसके बाद जो वार मिसबा ने किया उस पर रज़िया सारी ज़िंदगी बिलबिलाती ही रहीं। हुआ कुछ यूँ कि अमीन बिलाल और नैन तारा के निकाह के दिन तारीख तय होने जा रहे थे। जिस दिन बातचीत तय होना थी, बिल्कुल अचानक ही एक बम सबके हवासों पर गिरा था। देख साकब, मैं इससे ज़्यादा तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, वेरी सॉरी। मुदस्सर ने साफ साफ बात की। सुना था मुसीबत में साया भी साथ छोड़ देता है, आज देख भी लिया। साकब ने लहजा को आजुर्दा बनाने की पूरी कोशिश की। मैं तेरा साया नहीं हूँ। मुदस्सर बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ। देख, चंद दिन और, इसके बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा। साकब ने लहजे में हद दर्जा लजाजत समोई। एक दिन भी और नहीं, कल अम्मी बाबा वापस पहुँच रहे हैं, तुझे आज ही जाना होगा। मुदस्सर, ऐसा ना कर यार। देख साकब, अम्मी बाबा के इल्म में बिल्कुल भी नहीं कि उनके उम्रे पर जाते ही मैंने तुझे यहाँ रख लिया था। अब ये ना हो कि तुझे यहाँ देखकर वो मुझे भी घर से निकाल दें। आहा, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। दोनों दोस्त मिलकर कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। साकब ने मज़ा लिया। तो खुद जा रहा है या मैं सामान उठाकर बाहर फेंकना शुरू करूं? मुदस्सर आराम से गोया हुआ। मैं कहाँ जाऊँगा? साकब ने बेबसी। पर मेरा तो है ना। साकब की परेशानी उसके चेहरे पर लिखी थी। तो निमट अपने मसलों से। कैसे निमटूं? माफ़ी मांग ले अपने मामा बाबा से। वो तो मैं मांग ही लूँ, जो वो मेरा फ़ोन उठा लें। कितने दिन से कितने ही नंबर से ट्राई कर चुका हूँ, पर ना मामा कॉल रिसीव कर रही हैं ना बाबा। साकब ने पेशानी मसलते हुए कहा। वैसे तेरे जैसी नाफरमान और नालायक औलाद के साथ ऐसा ही करना चाहिए माँ बाप को।
नालायक क्यों? पूरे कॉलेज में टॉप किया है मैंने, उसने फख्र से गर्दन अकड़ाई। माँ बाप को धोखा दिया है तूने। वो बेचारे मस्कत से हॉस्टल के बिल, खर्चा, हर तरह की आसाइशात तेरे लिए मुहैया करते रहे कि बेटा इंजीनियर बन रहा है, और बेटे साहब आखिर में फैशन डिज़ाइनिंग एंड मैनेजमेंट की डिग्री उठाए हाथ लहलाते आ गए। लो अम्मा अब्बा, तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा कर लूँगा मैं होता ना उनकी जगह तो इतने जूते लगाता कि तू सारी ज़िंदगी याद रखता। अभी भी तू मुझे इतने जूते तो लगा ही चुका है कि मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। मैं उनकी जगह होता तो कभी तेरी शक्ल ना देखता ज़िंदगी में। वो भी यही कह कर गए हैं। तौबा, ऐसी नाफरमान और धोखेबाज औलाद। वालदैन आए कि सारी ज़िंदगी की कमाई हमारा अकलौता लाडला सपूत इंजीनियर बन गया है, और बेटे साहब, तौबा तौबा। तो उन्होंने भी तो बदला ले लिया है पूरा पूरा, खर्चा पानी बंद कर दिया है, तमाम रिश्तेदारों को मना कर दिया है कि कोई इसे अपने घर के अंदर ना घुसने दे। मैं नहीं पढ़ना चाहता था इंजीनियरिंग, अपनी मर्जी के मज़ामीन पढ़ना चाहता था। ये क्या इतना ही बड़ा कसूर था जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? बेटा, ये जज्बाती तकारीर करना अपने अम्मा अब्बा के सामने, उनका दिल मोम होगा ये बातें सुनकर। मुझ पर तेरी डायलॉगबाजी का कोई असर नहीं होना। वो तो आएंगे अब 6 माह बाद, और पता नहीं आएंगे भी या नहीं। सारी ज़िंदगी से तो हम बाहर सेटल हैं, पढ़ाई के लिए मैं इधर आ गया, हॉस्टल सेट रहा, घर बार है नहीं, माँ बाप नाराज़, खर्चे पानी की कोई सबील नहीं है। अब बता करूँ तो क्या करूँ? बस रो नहीं पड़ा था बेचारा। ऐसा कर, वो जो माँ बाप को धोखा देकर डिग्री ली है ना, आग लगा दूँ उसको? साकब ने बात मुकम्मल नहीं करने दी उसको। नहीं, फ्रेम करवाकर सीने से लगाकर सुबह शाम चुमा कर। कोई ऐसा मशवरा दे जो काबिल अमल भी हो और फ़ायदा मंद भी। मुदस्सर ने शहादत की उंगली और अंगूठे को मिलाकर साकब की ठोड़ी पर रखा। ऐसा कर, खुदकुशी कर ले। इससे क्या होगा? साकब ने उसका हाथ परे किया। इससे तेरी जान जिंदगी के झमेलों से छूट जाएगी। यार मैं सीरियस हूँ, साकब झिंझलाया, लेकिन मैं बहुत नॉटी हूँ। मुदस्सर मुस्कुराते हुए बोला। क्या करूं? साकब मुदस्सर को देखा और फिर बेचारा सर पकड़कर बैठ गया। अमीन, बिलाल और शाहिदा मोइनुद्दीन का निकाह हो गया। ये खबर सबसे पहले असदुद्दीन ने सुनी और तस्दीक से पहले पहले ही जंगल की आग की तरह फैल गई। फिर बाद में तस्दीक भी हो गई। जो लोग मस्जिद में निकाह में शरीक हुए थे वो फर्दन फर्दन आकर असदुद्दीन को इतला देकर अपना अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे थे। शाम में अमीन बिलाल भी आ गया। मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हो गया था, बस इतना कहकर चलता बना। यह तो बाद में मालूम हुआ कि बेचारा लालच के हाथों मजबूर हो गया था। नैन तारा से शादी में भी कशिश यही थी कि बना बनाया घर है, आराम से घर दामाद बनकर रहूँगा। मिसबा और मोइनुद्दीन ने इससे भी ज़्यादा दिलफरेब पैकेज पेश कर दिया। शाहिदा से निकाह की सूरत में वो घर जो पिछवाड़े को उन्होंने किराए पर चढ़ा रखा था वो अमीन बिलाल के नाम करने की पेशकश की। बदले में शाहिदा के हक महर की रकम मकान की मार्केट वैल्यू के हिसाब से 25 लाख तय हुई। मतलब अगर कभी अमीन बिलाल की नीयत में फतूर आए और वो शाहिदा को छोड़ने की कोशिश करे तो उसे 25 लाख नगद अदा करने होंगे। यूं सौदा तय पा गया। सौदेबाजी रिश्तेदारी में बदल गई। दोनों घरानों के ताल्लुकात पहले भी कुछ अच्छे ना थे, अब मज़ीद कशीदा हो गए। रज़िया असदुद्दीन के लिए मापारा को ब्याह लाई। असद और मापारा को अल्लाह ने एक ही बेटा दिया, समीउद्दीन। हुस्ने इत्तफाक शाहिदा और अमीन को भी अल्लाह ने एक ही बेटी दी, मुसफ़रा अमीन। दोनों घरानों के ख़यालात जुदा, ज़िंदगी का नज़रिया जुदा, घर जुदा जुदा, पर एक चीज़ साझी रह गई, छत। इसी छत पर भागते दौड़ते खेलते कूदते अपने बड़ों की लड़ाइयों रंजिशों से बेनियाज दोनों का बचपन गुजर भी गया। पता ही नहीं चला। चुपचाप जवानी आई दबे कदमों, बिल्कुल खामोशी से। और फिर पता दोनों को ही नहीं चला कि वो कब एक दूसरे के असीर हुए, कब एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलजूम हुए। वो मुसफ़रा अमीन थी और उसके बाद मुसफ़रा समी हो जाएगी। इससे आगे वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी, पर वो मुसफ़रा अमीन से मुसफ़रा समी कैसे हो पाएगी, इस परेशानी ने आजकल समी की नींदें उड़ाई हुई थीं। समी, मेरे बच्चे, मुझे बता, हमने आज तक तुझे एतमाद में लिए बगैर कोई कदम उठाया है? बड़ी अम्मी समी को पुचकार रही थी।
बड़ी अम्मी, आप मुझे बताएं, आप लोगों ने कभी कोई फैसला करने से पहले मुझे बताया है? समी के सवाल पर सब बगले झांकने लगे। हमेशा सब कुछ तय करने के बाद मुझे बताया जाता है। आज भी जो इत्तफाकन दरवाज़ा खुला न रह जाता। 1000 बार तुम्हें कहा है दरवाजे की कुंडी चेक करती रहा करो। असदुद्दीन माहपारा पर बरसे। बस गलती हो गई। हाँ जी, गलती हो गई, वरना केक आ जाता, तब भी मुझे न बताया जाता। वो भड़क उठा। नहीं नहीं नहीं, तब तो बता ही देते, नैन तारा बोली। हाँ तो और क्या, तब कैसे छुपा सकते थे, माहपारा बोली। आप लोग मुझे ये बताएं कि ये सालगिरह वाला आइडिया था किसका आखिर? नैन का, असदुद्दीन ने इशारा किया। अम्मी का, नैन की उंगली रजिया की जानिब उठी। माँ पारा का, रजिया सुल्ताना बहू की तरफ इशारा कर रही थी। उनका, माँ पारा की उंगली मियाँ की जानिब उठी। समी ने सर पकड़कर इन चारों को देखा जिनकी उंगलियां एक दूसरे की तरफ उठी हुई थी। आखिर ज़रूरत क्या पेश आ गई थी? इसका दिमाग अभी तक इसी बात में उलझा हुआ था। बताया तो है, लोगों को इकट्ठा करने का बहाना, माँ पारा बोली। अम्मी, मीम पर खासा जोर देकर बोला। अम्मी, मीम पर खासा जोर देकर बोला। मैं पूछ रहा हूँ सालगिरह ही क्यों, मिलाद, कुरान खानी, कुछ और भी तो करवाया जा सकता था। हाँ हाँ, पहले मिलाद ही का सोचा था, माँ पारा जल्दी से बोली। फिर? वो जवाब का मुंतज़िर था। फिर? माँ पारा ने मियाँ को देखा। फिर? असदुद्दीन ने माँ को देखा। रज़िया ने नैन को देखा और नैन बोली, फिर हमने अक्कड़ बक्कड़ किया था। ओह मेरे खुदा, आखिर हम कब इस अक्कड़ बक्कड़ का पीछा छोड़ देंगे? कभी नहीं, बैक वक्त वो चारों बोले। ये ले समी से बात कर। मुदस्सर ने कॉल मिलाकर साकब को पकड़ाया मोबाइल। हाँ समी, कैसा है शहजादे? अच्छा सुन, बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ मैं। साकब ने मुद्दा बयान करना शुरू किया। जब तक वो बात करता रहा, मुदस्सर उसके तासुरात का जायज़ा लेता रहा। आखिर 10-15 मिनट बाद उसने समी से दुआ सलाम करके मोबाइल मुदस्सर को वापस किया। क्या बना? मुदस्सर सवालिया नज़रों से उसे ही देख रहा था। यार, वो बंटवारा चौक के पास जो बच्चों का पार्क है, वहाँ बुला रहा है। कह रहा है सामान लेकर आ जा, करता हूँ कुछ बंदोबस्त। वैसे बहुत बेहतर होगा अगर तो अपने वालिदैन को मनाने में कामयाब हो जाए। जी, मान भी ज़रूर जाएंगे जो मेरा फ़ोन उठा लें तो। चल, मैं दुआ करूँगा तेरे लिए, मुदस्सर ने खलूस दिल और खलूस नीयत से कहा। वो दोनों एक संगी बेंच पर बैठे पानी के तालाब में तैरती बदखें देख रहे थे। यार, बात यह है कि 2-4 दिन की बात और है, पर ऐसे मुस्तकिल तौर पर मुश्किल हो जाएगा। ये बात बताने के लिए तूने मुझे मुदस्सर के घर से यहाँ बुलवाया है? तुझसे तो वो बेहतर है जिसके घर में पिछले 20 दिन से रह रहा था। साकब को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। बात तो पूरी कर ले। समी ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे ठंडा करने की कोशिश की। सुना? उसने सर उठाया। मेरे घर वाले बहुत अजीबो गरीब से लोग हैं, बहुत बच्चों वाली सी आदतें हैं उनके बारे। यानी तेरे छोटे बहन भाई वगैरह, उनकी बात कर रहा है? नहीं, मेरी दादी, अम्मी, अब्बू और फुफ्फो, बस यही 5 अफराद हैं हम घर में। मेरे घर वालों की ज़िंदगी के आधे मामलात अक्कड़ बक्कड़ पर तय पाते हैं। अक्कड़ बक्कड़? क्या मतलब? साकब हैरान हुआ। मतलब मैं समझाता हूँ। समी बेंच के ज़रा किनारे की तरफ खिसका। दरमियान में कुछ खाली जगह बन गई। चल, अब अपना हाथ, बायां हाथ फैलाकर यहाँ रख ले, ऐसे। उसने अपना हाथ बेंच पर ऐसे फैलाकर रखा कि हथेली बीच वाली तरफ थी और हाथ की पुश्त ऊपर की तरफ। साकब उसने अपना हाथ बेंच पर ऐसे फैलाकर रखा कि हथेली बेंच वाली तरफ थी और हाथ की पुश्त ऊपर की तरफ। साकब ने कुछ हैरान होकर उसकी तकलीद की। अच्छा, तो हमारा मसला ये है, समी ने बोलना शुरू किया। हमारा नहीं, मेरा, साकब ने टोका। एक ही बात है। तू चाहता है कि मैं इतने दिन तक तेरी रिहाइश का बंदोबस्त कर दूं, जब तक तू कमाने के लायक नहीं हो जाता। यार, कमाने के लायक तो मैं अभी भी हूँ। ऐसे बोल कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती। हाँ वही, और मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन तुझे मेहमान ठहरा सकता हूँ। साकब ने गर्दन हिलाई। अब मैं अक्कड़ बक्कड़ करूँगा तो अगर
तू आखिरी बोल तेरे हाथ की किसी उंगली पर ख़त्म हुए तो हम वो करने के पाबंद होंगे जो तू चाहता है, और अगर बोल मेरे हाथ की किसी उंगली पर ख़त्म हुए तो हम वो करने के पाबंद होंगे जो मैं चाहता हूँ। आ गई समझ में बात? आ गई। साकब ने सर हिलाया। शुरू करें फिर? समी ने उसकी तरफ देखा। काले और सफ़ेद इम्तजाज के संगे मरमर के बेंच पर बैठे वो दोनों जवान अपने अपने बाएं हाथ की उंगलियां फैलाए हुए थे। समी ने दाएं हाथ की शहादत की उंगली साकब के हाथ की छोटी उंगली पर रखी और बोलना शुरू किया। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 से निकला धागा, चोर निकल कर भागा। वो बोलता जा रहा था और हर बोल के साथ अपनी उंगली उठाकर बारी बारी अपनी और साकब की उंगलियों को टच करता जा रहा था। अच्छा खाना खाएंगे? साहब बनकर आएंगे। रेल बोली छकाछक, साहब बोला वेरी गुड, डबल रोटी बिस्किट। इख्तिताम समी के हाथ की दरमियानी वाली उंगली पर हुआ। साकब ने मायूस होकर उसकी शक्ल देखी। इसका मतलब है कि तू ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन मेरी मेज़बानी कर सकता है। नहीं, ये तो ट्रायल था, डील होना तो अभी बाकी है। क्या मतलब? साकब ने नासमझी से उसकी शक्ल देखी। देखो, मैं तो बचपन से अपने घर के कमोबेश तमाम छोटे बड़े मामलात इसी अकड़ बकड़ पर होते देख रहा हूँ। मसलन साकब को खासी दिलचस्पी महसूस हुई। मसलन ये कि किसी काम के मामले में अगर फैसला करना मुश्किल कि ये अम्मी करेंगी या फुफ्फो, तो इस काम का फैसला अकड़ बकड़ करता है। कहीं जाने के सिलसिले में इख्तलाफ राय पाया जाता हो तो किस जगह जाना चाहिए, इसका फैसला भी अकड़ बकड़ करता है। मेरी फुफ्फो के लिए आए हुए रिश्ते अक्सर रिश्तों में इख्तलाफ हो जाया करता था। कभी कोई बात किसी को पसंद नहीं आ रही, कभी कोई, तो ऐसे में कड़बक्कड़ ही के जरिए फैसला होता था। साकब ने हैरान होकर उसकी शक्ल देखी। बिल्कुल, समी ने गर्दन हिलाई। यहाँ तक कि मेरे नौकरी या कारोबार करने के मामले पर भी इख्तलाफ राय हो गया था, तो इसका फैसला भी अकड़ बकड़ के जरिए हुआ था। साकब जिस कदर ऊंची आवाज में चीख सकता था चीख कर बोला। समी ने इस बात में सर हिलाया। यार कौन लोग हो तुम यार? साकब अपनी रान पर हाथ मार कर बोला। बस कुछ ऐसे ही बचकाना तरीके से चलते हैं हमारे मामला। तो ये जो तेरी नौकरी और कारोबार वाले मामलात में इख्तलाफ था, ये किन किन के दरमियान था? साकब अपना मसला भूल भाल समी के मामला दिलचस्पी से सुन रहा था। गैस कर। समी ने अंगड़ाई लेकर उसे सोचने का मौका फराहम किया। पता लग गया, उसने चुटकी बजाई। समी ने अबरू उठाई, गोया कह रहा हो। क्या तेरी अम्मी और दादी में ठन गई होगी? बिल्कुल भी नहीं, मेरी अम्मी इंतहा से ज़्यादा ससुराली बहू हैं। सास की बात उनके लिए हरफ़े आखर, नंद का हुक्म सीने पर तहरीर करके जी हजूर कहती हैं। मियाँ का फरमान बस नहीं चलता, तावीज़ बनाकर गले में डाल लें। अच्छा, उसने चंद लम्हे दोबारा सोचा। दादी और अब्बू? दादी कहती होंगी कारोबार, अब्बू कहते होंगे नौकरी, है ना? अब के जवाब इस बात में मिलने की तवक्का थी। समी ने फिर दाएं बाएं गर्दन हिलाई। तो फिर अब्बू और फुफ्फो, ठीक बताया ना? वो मुंतज़िर नज़रों से उसे देखता बोला। नहीं। समी ने दोबारा इनकार में गर्दन हिलाई। यार बस कर, अब ये कसौटी खुद ही बता दे। मैं अपने सीने पर उंगली रखी। और बाकी के तमाम लोग हैं? साकब हैरान हुआ। हाँ, मैं चाहता था कारोबार करूं, बाकी सारे घर वाले चाहते थे मैं नौकरी करूं। उनको लगता था कि अपना काम करने से मेरी MBA की डिग्री ज़ाया हो जाएगी। तो फिर ये फ़ैसला भी अक्कड़ बक्कड़ ने किया था कि तुझे क्या करना चाहिए? हाँ, समी ने इस बात में गर्दन हिलाई। यार ये अक्कड़ बक्कड़ तो बड़ा अजीम नुस्खा है तेरे घर का। जी, और मेरे घर वाले हैं कि इस अजीम नुस्खे को तर्क करने पर तैयार ही नहीं है। और अगर मतलूबा नतीजा ना मिलने पर कोई मुकर जाए तो? साकब की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। मुकरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी ताज़ीम दी जाती है हमारे यहाँ अक्कड़ बक्कड़ के फ़ैसले को, जैसे सरकारी हस्पतालों में डॉक्टर को, जैसे प्राइवेट हस्पतालों में मरीज़ को, जैसी खानकाहों में बैठे बुज़ुर्गों को, जैसी। बस मैं समझ गया। डील की तरफ आएँ अब? समी ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए कहा।
میرا ایک مسئلہ ہے۔ اس نے الف سے یہ تک اپنی ساری کہانی 4-5 منٹ میں ثاقب کے گوش گزار کر دی۔ اور میں چاہتا ہوں تو یہ مسئلہ حل کروا دے۔ یہ ایک مسئلہ ہے؟ ثاقب نے حیران ہو کر اس کی شکل دیکھی۔ مسائل کا انبار ہے یہ۔ جب تک تیری پھپھو کنواری ہیں تیری شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک تو ان کی عمر اس قدر زیادہ ہو چکی ہے، اس پر بھی کوئی رشتہ ان کو پسند نہیں آتا۔ اب تو رشتہ آتا ہی نہیں، پسند ناپسند کی بات تو کہیں دور رہ گئی۔ سمی نے اس کی تصحیح ضروری سمجھی۔ اوپر سے تیری کزن، جہاں تو دل لگا بیٹھا ہے، اس کے نانا نانی تیرے دادا دادی کے ساتھ اللہ جانے کیا کیا دھوکہ بازیاں کر چکے ہیں۔ پھر وہ تیرے ہونے والے سسر جو لالچ میں اندھے ہو کر تیرے پھپھا بنتے بنتے رہ گئے۔ یار یہ مسئلے حل کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اپنے اکڑ بکڑ سے حل کروا یہ اپنی شادی والا مسئلہ۔ اب اکڑ بکڑ ایسا بھی کوئی بزرگ نہیں ہے جو اس طرح کے مسئلے حل کروا دے۔ تو میں کیا شکل سے بہت بڑا بزرگ لگ رہا ہوں؟ دیکھ ثاقب، مسئلہ تیرا بھی کوئی ایسا آسان نہیں ہے۔ ڈیل کر لے میرے ساتھ۔ تو میرا مسئلہ حل کروا، میں تیرے مسئلے کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ یہ لے۔ ثاقب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دے۔ یار تو خواہ گھبرا رہا ہے۔ تجھے صرف ایکٹنگ کرنی ہوگی میرے گھر والوں کے سامنے۔ ڈائریکشن پروڈکشن میری اپنی ہوگی۔ ثاقب چند لمحے غور کرتا رہا۔ چل رکھ ہاتھ پھر۔ دونوں اپنے ہاتھ ایک مرتبہ پھر سنگی بینچ پر رکھ چکے تھے۔ اکڑ بکڑ بمبے بو، 80-90 پورے 100 سے نکلا دھاگا، چور نکل کے بھاگا، اچھا کھانا کھائیں گے، سپاہی بن کے آئیں گے، ریل بولی چکا چک، صاحب بولا ویری گڈ، ڈبل روٹی بسکٹ۔ اختتام اب کی بار بھی سمی پر ہی ہوا تھا، اور یہ ٹرائل نہیں تھا۔ سرخ بڑے بڑے گلابوں والی کالی قمیض پہنے وہ لڑکی اور براؤن پینٹ پر سرمئی شرٹ پہنے، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا وہ لڑکا، سر اٹھا کر ایسے گھروں کو لوٹتے پرندوں کو تک رہے تھے گویا اسی مقصد کے لیے کھڑے ہوں۔ ہوا سے اڑتے دوپٹے کو ہاتھوں سے پکڑتے کلائی میں پڑی کانچ کی چوڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کر خاموش ہو گئیں۔ سمی نے نظر اٹھا کر ان چوڑیوں کو دیکھا اور پھر دوبارہ سے پرندوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سمی پلیز کچھ کرو نا، کل پھر سے بوا کوئی لڑکے والے لا رہی ہیں، اگر وہ مجھے پسند کر گئے تو کیا ہوگا؟ مسفرہ اوپر تلے آنے والے ان رشتوں کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی بے چین ہو گئی تھی۔ بے فکر رہو تم، اب تک کوئی پسند کر کے گیا ہے تمہیں جو یہ لوگ کر جائیں گے؟ بظاہر سمی خاصا مطمئن تھا، اندر سے کتنا پریشان تھا، یہ وہ کم سے کم مسفرہ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سمی، امی نے وہی حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو نانا نانی مرحوم نے ابو کو پھنسانے کے لیے کیا تھا۔ کیا؟ چیخ ہی نکل گئی بیچارے کی۔ ہاں، وہ ابو سے کہہ رہی تھیں کہ رشتے والی بوا سے کہہ دیتے ہیں کہ لڑکی کے نام گھر کریں گے، پھر دیکھنا کیسے ہوتا ہے رشتہ اور کیسے ہوتی ہے شادی۔ یار یہ تو واقعی پریشانی والی بات ہے۔ سمی بیچارہ بوکھلا ہی گیا۔ تو اور کیا بتا رہی ہوں میں تمہیں اتنی دیر سے؟ میں کیا کروں سمی؟ ایسا کرو، خودکشی کر لو۔ سمی نے فوراً مشورہ پیش کیا۔ تو تم رہ لو گے میرے بغیر؟ نہیں، مجھے تمہارے بغیر نہیں جینا، اس نے گردن ہلائی۔ تو تم بھی خودکشی کرو گے؟ نہیں، اب مجھے تمہارے ساتھ مرنے کا بھی کوئی ارمان نہیں ہے ایسا۔ سمی مجھے لگ رہا ہے میرے مرنے کے بعد بھی نا تم ایسے ہی رہو گے۔ تو تمہارے مرنے کے بعد کیا مجھے درویش بن جانا چاہیے یا مجنوں ہو کر کپڑے پھاڑ کر جنگلوں میں بھاگ جانا چاہیے؟ سمی تم کچھ کرو نا پلیز۔ کرتا ہوں، روز صبح سے شام تک شاپ پر کسٹمرز کو ڈیل۔ ہمارے رشتے کے سلسلے میں؟ وہ ضد چھو رہی تھی بری طرح سمی کے غیر سنجیدہ رویے پر۔ تمہارے رشتے کے سلسلے میں تو بڑے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تمہارے امی ابو اور پھر وہ بوا رشتے والی۔ مسئلہ تو میرا ہے، جب تک نین پھپھو کی شادی نہیں ہو جاتی میری شادی کا تو ذکر بھی کبیرہ گناہ تصور ہوگا، اور نین پھپھو کی شادی؟ حق ہاں، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہندوستان پاکستان کے قبضے میں آ جائے گا، سعودی عرب ایران بھائی بھائی بن جائیں گے، امریکہ روس گلے مل لیں گے، پر یہ مسئلہ اللہ جانے کبھی حل ہوگا یا نہیں۔ اس نے اتنی ٹھنڈی سانس بھری کہ خود ہی سردی سے کانپنے لگا۔ سمی تمہیں ذرا سی بھی پرواہ ہے میری؟ ہاں ذرا سی تو ہے ہی۔ تو پھر سیریس ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ مسکرا کر مسفرہ کو دیکھا۔ میرے ابا کے ساتھ۔ وہ پاؤں پٹکتی چلے گئی، سمی بس کانپتا ہی رہ گیا۔ آخر آپ لوگوں نے سالگرہ کو ہی کیوں چنا؟ لوگ اکٹھے کرنے کے لیے؟ میرا سوال اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ ہم نے کب چنا؟ اکڑ بکڑ نے چنا نا۔
माँ पारा ने याद करवाया। आखिर ये फैसला था किसका? समी सबकी शक्लें देख रहा था। कौन सा फैसला? नयनतारा हैरान हुई। यही कि मिलाद और सालगिरह में से क्या फाइनल करना चाहिए। मिलाद और सालगिरह? असदुद्दीन ने हैरत से दोहराया। हमने कब कहा कि हमें मिलाद और सालगिरह में से कुछ फाइनल करना था? अम्मी ने कहा था। वो मपारा की जानिब घूमा। मैंने कब कहा? वो हैरान हैरान सी उसे देखने लगी। आपने ही तो कहा था कि मिलाद का भी सोचा था। हाँ तो सोचा ही था ना, खाली फाइनल इसमें और सालगिरह में थोड़ा ही करना था। तो फिर अक्कड़ बक्कड़ से किस चीज़ का फैसला करना था आप लोगों ने? समी एक एक की शक्ल देख रहा था। वो असदुद्दीन ने रज़िया सुल्ताना को देखा। अम्मी बताए ना। अरे ये मपारा बताएगी। रज़िया सुल्ताना ने बहू के कोट में गेंद उछाली। वो नैन तुम बताओ ना। अब बता दे ना। समी पप्पो को देखकर बोला। वो हमने फैसला करना था कि सालगिरह किसकी मनाई जाए, तो इसके लिए अक्कड़ बक्कड़ किया था। उफ, वो सर पकड़कर बैठ गया। सालगिरह ही क्यों? उसको अपने सवाल। खानदान वाले कितनी हंसी उड़ाएंगे, कुछ अंदाज़ा है आप लोगों को? आज तक इस घर में मनाई गई है किसी की सालगिरह? तभी तो, असदुद्दीन बोले। हाँ तभी तो, माँ पारा ने हाँ में हाँ मिलाई। कभी मनाई जो नहीं गई, इसीलिए तो मना रहे हैं, नयनतारा ने वजाहत की। और बड़ी अम्मी आप कुछ तो समझाया करें इन लोगों को। मैंने समझाया तो था, पर कोई सुने तो मेरी। रज़िया सुल्ताना ने सफाई पेश की। क्या समझाया था? समी के कान खड़े हुए। कहा था कुरान खानी करवा लो। फिर? अब कुरान खानी पर मैं पार्लर से तैयार होती अच्छी लगती? हाँ और नहीं तो क्या, कुरान खानी पर तो पार्लर से तैयार नहीं हो सकती थी ना बेचारी। माँ पारा ने फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाई। पार्लर? नैन पुप्पो आप सालगिरह में पार्लर से तैयार होंगी? समी को सालगिरह का सदमा भूल गया। सारी दुनिया की लड़कियां शादी पर अपने अरमान पूरे करती हैं, मैं कहाँ जाकर पूरे करूं अपने अरमान? दुपट्टा आंखों पर रख लिया। हाय मेरी बच्ची। रज़िया सुल्ताना भी आप दीदा हो गई। तो और क्या, बेचारी कहाँ जाकर पूरे करे अपने अरमान? माँ पारा फ़ौरन बोली। अच्छा तो पुप्पो के अरमान पूरे करने के लिए ये फंक्शन मुनक्कद किया जा रहा है? आखिर सिरा हाथ आ ही गया। हाँ तो जब पूरा ख़ानदान इकट्ठा होगा तभी तो बताए ना। अब ऐसे क्या फ़ायदा? मपारा बोली। क्या बताएं? समी के कान फिर से खड़े हुए। नहीं कुछ नहीं, सब एक साथ बोली। बताएं मुझे, अब मज़ीद क्या नया करने जा रहे हैं आप लोग? नहीं कुछ नहीं, सब घबरा गए, सब बौखला गए। बताएं ना बड़ी अम्मी। वही थी जो फ़ौरन से उगल देती थी। हाँ वो ख़ानदान वालों को बताएंगे कि नैन को शादी में घर देंगे, फिर देखना झटपट रिश्ता हो जाएगा। कौन सा घर? वो चकरा ही तो गया था। ये पीछे जो किराए पर लगाया हुआ है। शुक्र है। उसने सुकून की सांस ली। शुक्र है मतलब तुम खुश हो? नैन बोली। जी बहुत खुश हूँ और शुक्र कर रहा हूँ कि इस घर को जहेज़ में ले जाने का फ़ैसला नहीं कर लिया आपने। उसने घर की तरफ इशारा किया। जहेज़ में क्यों ले जाएगी? घर दामाद रखेंगे अमीन बिलाल की तरह। रज़ी बोली। उफ, ये अमीन बिलाल हवासों पर आज भी सवार है। वो बस ठंडी सांस भर कर रह गया। भड़कता सुर्ख काम वाला सूट, मेकअप से लुथड़ा हुआ चेहरा, लंबी घनी काली स्याह जुल्फ़ों की नकली चोटी, लंबी लंबी ऊपर को मुड़ी हुई आर्टिफिशियल पलकें, सुर्ख अंगारा लिपस्टिक, तैयारी पूरी तरह मुकम्मल थी। यार बना तो मैं तुझे अपनी बड़ी बहन रहा था, पर ज़रा ज़्यादा ही बड़ी लुक आ गई है। अब तो मेरी आंटी लग रहा है। साकब ने मेकअप मुकम्मल करके तबसरा किया। ये जो तूने खुसरों वाला मेकअप कर दिया है मेरे मुंह पर, ये तेरा टैलेंट है? इसके पीछे माँ बाप को नाराज़ किया। समी के हलक से फंसी फंसी सी आवाज़ बरामद हुई। हा 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 हा, साकब ने ज़ोरदार कहका लगाया। ईमान से तेरी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा है टेप रिकॉर्डर में कैसेट फंस गई है। बंद कर बकवास और अंदर कर दांत। इतनी मेहनत से गला और आवाज़ ख़राब की है। कोई आध किलो इमली और 1 पाव लीमू पानी में घोल कर पिए हैं, तब जाकर ऐसी सुरीली आवाज़ बनाई है। और वो इस रिश्ते वाली बुआ को कितने पैसे दिए हैं? 20,000। फंसी फंसी आवाज़ दोबारा निकली। यार 10,000 तो मेरे भी बनते हैं, ऐसा फिट मेकअप किया है। 10,000 नहीं, मुझे तो लगता है मकान तेरे नाम करना बनता है। तो कर दे। साकब ने हंसी में उड़ाई उसकी बात।
اس کے لیے تجھے میرا پھپھا بننا پڑے گا، کیونکہ میری پھپھو سے شادی کرنے والے خوش نصیب کو مکان جہیز میں ملے گا۔ وہ تو ادھر بھی مل رہا ہے جہاں تو میرا رشتہ لے کر جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے ادھر ہی نہ سیٹ کر لوں اپنا معاملہ؟ خبردار، جو ایسا کچھ سوچا بھی تیری آنکھیں نکال کر نالی میں بہا دوں گا۔ ہائے، اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ یہاں پر تیرا کام صرف رشتہ پکا ہونے تک ہے، عین شادی والے دن تجھے روپوش ہونا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ پھر ہیرو صاحب کی انٹری ہوگی اور اس خاندان کو ذلت سے بچانے کے لیے آپ جناب کو پیش کر دیں گے۔ ہے نا فول پروف پلان؟ سبھی نے داد طلب نظروں سے ثاقب کو دیکھا۔ ایک دم بوگس، جھول بھر کے جھولوں سے بھرا منصوبہ۔ ایسے کون دیتا ہے بیٹی؟ عین وقت پر لڑکے نے غائب ہونا ہے نا، باقی کا خاندان باراتی ان کا کیا کرے گا؟ 2000 فیکس کے حساب سے باراتی بھی بوا نے ارینج کر دیے ہیں، ملا جلا کر 2 لاکھ کا پروجیکٹ بن رہا ہے۔ سمی نے آئینے میں اچھی طرح اپنا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میک اپ واقعی کمال کا تھا، وہ خود بھی خود کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ تو نے 2 لاکھ ایک ایسے منصوبے پر لگا دیے جس کی کامیابی کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ابھی تو صرف 20,000 لگائے ہیں، باقی کا پیسہ بوا کو کام کے بعد ملے گا، اور ویسے بھی یہ سارا تو ریفنڈ ہو جائے گا بمسعود۔ آخر کو گھر ملے گا جہیز میں۔ اس نے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے کہا۔ ویسے تو بھی اپنے ہونے والے سسر سے کم لالچی تو نہیں ہے، ثاقب نے تبصرہ کیا۔ یہ تو ہے، وہ برا مانے بغیر بولا۔ کتنے چکر لگانے پڑیں گے تیری سسرال کے؟ کہہ تو رہی ہے بوا 3-4 چکر میں فائنل کروا دے گی سارا کچھ۔ اور تیرے گھر والے، ان کو کیسے منائے گا؟ ایک پر اسرار مسکراہٹ اس کے چہرے پر رنگی۔ اکڑ بکڑ ہے نا؟ دیکھ لیجیے امی، میری خوشیوں کے راستے میں سانپ بنے بیٹھے رہتے ہیں ہمیشہ۔ نین تارا زارو قطار رو رہی تھی۔ ہیں ہی سانپ، ماں فوراً بولی۔ پہلے میرے دلہا پر ماں نے قبضہ کیا، اور اب روتے روتے ہچکی بند گئی، بات مکمل نہ ہو پائی۔ سمی خاموشی سے یہ سارا منظر ملاحظہ کر رہا تھا۔ آخر رہا نہ گیا تو بول اٹھا۔ اب ایسا بھی کیا ہو گیا پھپھو؟ تمہیں نہیں پتا کیا ہوا؟ نین رونا بھول کر بھتیجے کو دیکھنے لگی۔ نہیں، اس نے گردن ہلائی۔ میری شادی طے تھی، نین نے بولنا شروع کیا ہی تھا کہ سمی نے ٹوک دیا۔ پرانے قصے چھوڑ دے پھپھو، اب کی باتیں کریں۔ ہم نے پورے خاندان میں سالگرہ کی دعوت نامے تقسیم کر دیے، عین اس دن انہوں نے مسفرہ کی شادی رکھ دی۔ اب خاندان والے سالگرہ میں تھوڑا ہی آئیں گے، اس کی بارات میں آئیں گے۔ آپ بھی شامل ہوں گی ان براتیوں میں انشاءاللہ، دل میں پھپھو کو مخاطب کر کے بولا۔ پھپھو کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ سے کی گئی زیادتیوں کا بدلہ ان سے لینا چاہ رہا ہو، اور عین وقت پر دلہا شادی سے انکاری ہو کر بھاگ جائے، شادی ہی کینسل ہو جائے۔ اللہ نہ کرے، رضیہ سلطانہ دہل ہی تو گئی۔ اوہو، اللہ کو تو درمیان میں نہ لائیں بڑی امی۔ اللہ نہ کرے، ماں پارا بھی فوراً بولی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا تھا جب اپنے پیچھے پھپھو کی آواز سنی۔ آمین ثم آمین، پھپھو اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ یہ لے بیٹا 50,000 اور رپوش ہو جا۔ سمی نے پیسے اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ ویسے تو میرا دل کر رہا ہے نکاح پڑھوا لوں بجائے رپوش ہونے کے، ثاقب نے دانت نکالے۔ تیری بتیسی توڑ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اچھا سن، یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ جانا، سمی نے کہا تو وہ حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیا رپوش ہونے کے لیے ملک تک چھوڑنا ضروری ہے؟ نہیں، تیرے امی ابو آ رہے ہیں، 1 گھنٹے میں فلائٹ پہنچ جائے گی۔ کیا؟ وہ خوشی سے چور لہجے میں بولا۔ ہاں، میں نے ان سے رابطہ کر کے اطلاع بھجوا دی تھی کہ ثاقب نے خودکشی کی کوشش کی ہے، وارڈ نمبر اور کمرہ نمبر تک بتا دیا تھا۔ میرے خیال سے اب تک تو تیرا آدھا خاندان بھی ہسپتال پہنچ چکا ہوگا۔ تو پھر مجھے زندہ دیکھ کر وہ لوگ خود نہ جان سے مار دیں۔ اب آگے تو جان، تیرا کام جانے، میں تو جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا۔ ثاقب مارے خوشی کے اس کے گلے لگ گیا۔ سمی بڑے پن کا مظاہرہ کروا کر اور اکڑ بکڑ سے مدد لے کر اپنے گھر والوں کو شادی میں شرکت کے لیے راضی کر چکا تھا۔ نین تارا امین بلال کو ادھر سے ادھر بھاگتا دوڑتا دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھیں۔ تبھی کچھ عجیب و غریب سی چامگئیاں ان کے کان میں پڑیں، جو رفتہ رفتہ واضح ہوتی گئیں۔ لڑکا شادی سے انکاری ہو کر بھاگ گیا، ساتھ میں وہ آنٹی بھی غائب تھیں جو اس کا رشتہ لے کر آئی تھیں۔
شاہدہ کو غشی کے دورے پڑ امین بلال کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہیرو کی انٹری کا وقت ہوا ہی چاہتا تھا۔ وہ اسد الدین کو لے کر ایک کونے میں کھڑا کچھ بات کر رہا تھا۔ اسد الدین سن کر سر ہلا رہے تھے۔ پھر دونوں باپ بیٹا چلتے ہوئے رضیہ سلطانہ تک آئے۔ امی، اس گھر پر ہمارا حق ہے، اسد الدین بولے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ، ماں پارا بولی۔ کون سے گھر پر؟ رضیہ اور نین دونوں حیران سی ان کی شکل دیکھنے لگیں۔ ہاں، کون سے گھر پر؟ ماں پارا بھی بولی۔ وہی جو یہ لوگ مسفرہ کو جہیز میں دینے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، سب خواتین نے سر ہلا کر تائید کی۔ تو پھر کریں بات امین بلال سے؟ اسد الدین نے ماں کو دیکھا۔ ارے پہلے اپنے چھوکرے سے تو پوچھو۔ رضیہ نے سمی کو دیکھا۔ جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ انتہائی سعادت مندی سے سر ہلا دیا بڑوں کے فیصلے پر۔ تو چلو پھر۔ رضیہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ایک منٹ، نین تارا کی آواز پر وہ لوگ رکے۔ سمی کا دل پھیل کر سکڑا، پھر سکڑ کر پھیلا۔ خدایا، کوئی نیا پنگا نہ نکال لیں پھپھو۔ وہ اکڑ بکڑ تو کر لیں۔ اب کس لیے؟ سوال سمی نے کیا، مگر نظریں سب کی یہی پوچھ رہی تھیں۔ وہ یہ طے کرنے کے لیے کہ شادی کے بعد مسفرہ بیاہ کر آئے گی یا سمی بیاہ کر جائے گا۔ اوف! سمی کی رکی ہوئی سانس خارج ہوئی۔ تو آخر پلان کامیاب ہو ہی گیا۔ اس نے دل میں شکر ادا کر کے آنکھیں موند لیں۔ بس ایک سیکنڈ بعد جب آنکھیں کھولیں تو سب گھر والوں کو ہاتھ پھیلا کر میز پر رکھے پایا۔ نین بول رہی تھیں، اکڑ بکڑ بمبے بو، 80 90 پورے 100۔ تو ویورز، آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔